कामरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आप में से जिन लोगों ने भी जामिया आरसीए के लिए फ़ॉर्म अप्लाई किया है और उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि हमें किन चीज़ों को पढ़ना है, क्या स्टडी मटेरियल है, किन किताबों पे हम ज़्यादा फोकस करें जो हमारे आरसीए के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा यूज़फुल हो, ज़्यादा लाभदायक हो। तो बेसिकली उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं उसके मदद से आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल होगा। सबसे पहले अगर हम स्टडी मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं आरसीए का, तो एग्ज़ाम पैटर्न को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली आरसीए का जो एग्ज़ाम है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं और 1 क्वेश्चन जो होंगे 1 मार्क्स के होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। सेकेंड पेपर जो है वो है आपका एसए का, और एसए में अगर हम देखेंगे तो 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए और बी में जो है एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन होंगे और एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन होंगे, और दोनों में से आपको एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स का होगा। और एसए पेपर के लिए आपको 2 आवर दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको एसए लिख लेना है और 1 घंटा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए दिया जाएगा। तो इस तरीके से टोटल आपके पास 3 घंटे होंगे और 3 घंटों में से 1 घंटा ऑब्जेक्टिव और 2 घंटा आपके सब्जेक्टिव के लिए दिया जाएगा। सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पेपर होंगे बेसिकली सब में तीनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। आप जिसमें कंफर्टेबल हो सेकेंड पेपर को उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या चीज़ पढ़ें जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो स्पेक्ट्रम जो है मॉडर्न इंडिया वाला जो है काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी बेटर है। आप उसको प्रेफर कर सकते हैं और उसको अच्छा से पढ़ लीजिए। उसी के साथ साथ अगर हम एंशिएंट के बारे में बात करते हैं तो एंशिएंट का आर एस शर्मा या घटना चक्र के जो है स्पेशल सीरीज़ है हिस्ट्री के लिए, वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि डीपली क्वेश्चन भी हो जाते हैं तो वो घटना चक्र में वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए एंशिएंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो आर एस शर्मा, और उसी के साथ साथ मिडिवल के लिए अगर हम बात करते हैं तो सतीश चंद्रा की जो बुक है आप उसको देख सकते हैं, और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम को देख लीजिए। ये अगर बुक को पढ़ लेते हैं तो उससे आपका हिस्ट्री का जो पोर्शन होगा वो क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी में अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल और फिजिकल ज्योग्राफी एंड जो वर्ल्ड का भी और हिंदुस्तान का दोनों देखना होगा ज्योग्राफी में। और उसी के साथ साथ ख़ास तौर से जो एनसीईआरटी के जो ज्योग्राफी के बुक है उस बुक को फोकस करिए, और फिर घटना चक्र का जो ज्योग्राफी स्पेशल है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उससे बहुत सारे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में, वो आपका क्लियर कट बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ पे। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को पढ़ लीजिए, इंडियन पॉलिटी एनफ है, उससे ज़्यादा किसी और बुक को पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता और ज़रूरत नहीं है। तो एम लक्ष्मीकांत को अगर पढ़ लेते हैं तो वो एनफ है। इसी के साथ साथ और अगर मज़ीद आपको ऐड करना है तो एनसीईआरटी को आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट पोर्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन अगर इन्वायरमेंट को देखना है तो शंकर इन्वायरमेंट की जो बुक है आईएएस की वो आप देख लीजिए, एनफ है। साइंस के लिए अगर हम बात करते हैं कि साइंस से भी क्वेश्चन 3 से 4 होते हैं, कभी बहुत कम होते हैं, तो उसके लिए अगर हम 4-5 क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल 60 ही क्वेश्चन है। तो आप साइंस के लिए लूसेंट का जो साइंस स्पेशल है या घटना चक्र का जो साइंस स्पेशल है, आप उन दोनों में से किसी एक को प्रीफर करिए और एक ही को करना है। अगर एक को करते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। करंट अफेयर्स अगर आपको देखना है तो करंट अफेयर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इंसाइट का भी है, विज़न का भी है, इसी के साथ साथ वाजीराम वगैरह का भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परफेक्ट है वो आपका विज़न का है। विज़न का 6 से 7 मंथ प्रायर टू योर एग्ज़ाम आप क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, और बहुत ही क्वेश्चन पेपर नहीं, करंट अफेयर्स का जो मैगज़ीन है उस मैगज़ीन को मंथली जो मैगज़ीन निकलता है उस मैगज़ीन को देख लीजिए। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग होगा, क्योंकि जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है उससे भी आप विज़न से आप हेल्प ले सकते हैं। और ख़ास तौर से कभी कभी करंट अफेयर्स भी काफ़ी डीपली चीज़ें पूछी जाती है तो आप वहाँ से भी उन चीज़ों को देखकर क्लियर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो करंट अफेयर्स है उसमें स्टैटिक करंट अफेयर्स भी पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए आप जीके टुडे का जो एमसीक्यूज़ फॉर्म में करंट अफेयर्स आते हैं उस करंट अफेयर्स को आप देखिए
आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। लेकिन डिटेल में देखने के लिए विज़न आपके लिए परफेक्ट है। विज़न का अगर मंथली मैगज़ीन को देखते हैं तो वो एनफ है। इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स में जितने भी इंडेक्स निकल रहे हैं, खा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से या हिंदुस्तान में जितने भी इंडेक्स है, रैंकिंग है, इकोनॉमिक सर्वे है, नीति आयोग का भी जो इंडेक्स वगैरह निकल रहा है, इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, उस स्कीम के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, किन के लिए वो लाभदायक है, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं, सारे पॉइंट्स जो है वो आपके सब्जेक्टिव पेपर में भी काम आना है। इसी के साथ साथ जो भी न्यू पॉलिसीज़ वगैरह लाई जा रही है गवर्नमेंट के ज़रिए से, वो न्यू पॉलिसीज़ को भी देखना है। वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी बहुत सारी चीज़ों को देखना है, जो न्यू चीज़ें आ रही है दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो भी आपको देखना है। इसी के साथ साथ जितने भी वर्ल्ड के जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थान हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर, इसी के साथ साथ जो उसके हेड है, समिट कहाँ पे होने वाला है, कौन कौन सी कंट्री उससे अटैच है, ये तमाम चीज़ों को आपको उसमें देखना है। और ज्योग्राफी में भी जो वर्ल्ड के जो ज्योग्राफी है, ख़ासतौर से किस कंट्री का कैपिटल क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, इसी के साथ साथ उस कंट्री का आसपास में जितने भी वाटर बॉडीज़ वगैरह है या इसी के साथ साथ माउंटेन्स वगैरह है, वो सब भी आपको देखना होगा। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। अगर सब्जेक्टिव के लिए हम बात करें तो सबसे पहले क्या क्या आपको करना है, किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें हम, तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा। जो जैसे मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, लेकिन इस तरीके के जो बर्निंग इश्यूज़ हैं वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे है कि एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इन द पास्ट 5 ईयर्स। 5 से 6 साल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम का किस तरीके से इफेक्टिवनेस रहा है या नहीं रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी एस्पेक्ट है वो आपको वहाँ पे देखना है लास्ट के 5-6 साल में। तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कोरोना का लहर चला, सारी चीज़ें हुई, तो उसकी वजह से हिंदुस्तान का जो पूरा हेल्थ सेक्टर था वो कहीं ना कहीं बहुत ही ख़राब कंडीशन में चला गया था, जिससे लग रहा था कि हिंदुस्तान की हेल्थ कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो काफ़ी बेटर नहीं है। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है, अलग अलग, ये मैं सिर्फ एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप कोई टॉपिक है वो टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज़ उसका अलग अलग पर्सपेक्टिव से उस टॉपिक पे घुमा के क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। सोलर पावर, इंडियाज़ प्रिपरेशन, प्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, रूरल एंड अर्बन डिवाइड इन इंडिया, किस तरीके से रूरल और अर्बन डिवाइड है इंडिया में, चाइल्ड लेबर इन इंडिया, इंडियाज़ प्रिपरेशन इन सोलर पावर। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि जैसे नीचे आएंगे कि इज़ इंडिया रेडी फॉर द न्यू लीडरशिप रोल, क्या इंडिया न्यू लीडरशिप रोल के लिए तैयार है। सबसे बेहतरीन क्या है कि ग्रोथ और इन्वायरमेंट के दरमियान में हमें बैलेंस कैसे करना है। तो वह इन्वायरमेंट का जो इशू है बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ही बर्निंग इशू है, तो उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। और जितने भी समिट वगैरह है ख़ासतौर से इन्वायरमेंट को लेकर, वो भी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ साथ इंक्रीजिंग पावर अक्रॉस द वर्ल्ड, किस तरीके से हिंदुस्तान का जो पावर है वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है, वो हो गया। इसी के साथ साथ कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज़ इंक्रीज द रूरल अर्बन डिवाइड, वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे करना है, क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम लॉन्च किया गया है, किस तरीके से आपका क्या सजेशन हो सकता है एजुकेशन के ऊपर, और ख़ासतौर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो लाई गई है कि उसको आपको बहुत बढ़िया से देखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को देखिए। उसी के साथ साथ उसका जो क्रिटिक है ताकि दूसरा पहलू भी हमें समझ में आ जाए, तो एजुकेशन को उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना है। एग्रीकल्चर एंड फार्मर इश्यूज़ क्या हैं। इसी के साथ साथ अगर अभी हम रिसेंटली बात करते हैं कि अग्निपथ वाला जो सीन चल रहा है, कि ये भी आपको देखना है क्योंकि ये करंट इश्यूज़ है और इन तमाम चीज़ों पे हमारी नज़र होनी चाहिए। एक रफ़ आइडिया आपको हो जाएगा कि लास्ट प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चन में जो सब्जेक्टिव पार्ट होता था वो किस टाइप का होता था। तो 2016 में अगर हम देखेंगे कि चाइल्ड लेबर इन इंडिया इन द वेक ऑफ रिसेंट लेजिस्लेशंस, कि चाइल्ड लेबर के लिए हिंदुस्तान के कानून में क्या क्या प्रोविज़न्स लाए गए हैं कि कैसे उसको ख़त्म किया जाए, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको मेंशन करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, मोर फॉर पॉलिटिक्स, ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक को बहुत ही समझकर आपको लिखना है कि ये जेंडर इक्वालिटी के लिए कम बात करता है लेकिन पॉलिटिक्स के लिए ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इसी के साथ साथ दलित एंड दलित पॉलिटिक्स इन इंडिया का जो पलाइट है उसके बारे में पूछा गया था। द चैलेंज ऑफ इंडियन वोमेन,
क्या क्या चैलेंजेस है जो इंडियन वोमेन अभी फेस कर रही हैं। तो 2016 का एक सेक्शन 1A जो था उसका ये पार्ट है, और सेक्शन B में जो था कल्चरल पॉलिसिंग एंड रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडियन यूथ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी विजन डॉक्यूमेंट फॉर 2030, रिलीजियस हैज़ मोर डिवाइडेड द पीपल देन हैज़ यूनाइटेड। रिलीजन ने रिलीजियस नहीं है, बेसिकली रिलीजन ने लोगों को ज़्यादा डिवाइड कर दिया है, यूनाइट कम किया है। इसी के साथ साथ ऑल थिंग्स आर डिफ़िकल्ट बिफोर दे बिकेम ईजी, कि सारी चीज़ें बहुत, अगर हम बात करते हैं कि आर डिफ़िकल्ट्स, बहुत मुश्किल होते हैं बिफोर दे बिकेम ईजी, और उसके बाद से जब आप कुछ मुश्किल को आगे जाने की कोशिश करते हैं और मुश्किलों से सामना करते हुए जब आगे बढ़ जाते हैं तो फिर वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में सोशल मीडिया, रेडिकलाइजेशन एंड चेंज, इश्यूज एंड पॉसिबिलिटीज़, सोशल रिफॉर्म, रोल ऑफ हायर जुडिशरी, यूनिवर्सिटीज़ एंड नेशन बिल्डिंग देन एंड नाउ, ब्रेक्सिट एंड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखिएगा 2019 का, तो 2019 का जो क्वेश्चन है वो ये है कि माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट आर इंटरडिपेंडेंट एंड नेसेसरी, कि अगर हम बात करते हैं क्या प्रवासन, शहरीकरण और विकास का जो है और आवश्यक है, क्या इंटरडिपेंडेंट एंड नेसेसरी है। इसी के साथ साथ सेकेंड जो था, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हिंदुस्तान में बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी और उनके नशोनुमा में गिरावट हिंदुस्तान के सेहत के हवाले से तिब्बी खिदमत में मनसूबाबंदी और निज़ाम का फुकदान है। भारत में बाल यहाँ पर अगर देखा जाए कि चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया आर रिजल्ट ऑफ पुअर हेल्थ प्लानिंग एंड पुअर हेल्थ मैनेजमेंट इन इंडिया। रूरल डेवलपमेंट इज़ की टू नेशन डेवलपमेंट, कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि देही तरक्की कौमी तरक्की का कलीद है, किस तरीके से है वो आपको बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ों को सोचकर समझकर बात करना है, बहुत सारे पॉलिसीज़ वगैरह को इसमें लाना है। तो इसी के साथ साथ हिंदुस्तान में अगर हम बात करते हैं कि सक्सेसफुल स्कूल सिस्टम शुड बी की टू एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। 2020 का अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें है कि आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अ मिनिमम एजेंडा फॉर गुड गवर्नेंस इन द वर्ल्ड टुडे। सेकेंड है वी नीड अ वर्ल्ड क्लास सिविल सर्विसेज इन इंडिया टुडे, गिव अ रेशनल फॉर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। इसी के साथ साथ और दे रहा है कि वी हैव मूव्ड फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ पॉवर्टी टू अ न्यू पॉलिटिक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, डू यू एग्री। क्या हम गरीबी को छोड़कर प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ गए हैं। इसमें आपका जो भी आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं वो आपको बताना है। हम गरीबी की सियासत से खुशहाली की नई सियासत की जानिब बढ़े हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। हम गरीबी की राजनीति से समृद्धि की नई राजनीति की ओर बढ़े हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आपको हिंदुस्तानी खारजा पॉलिसी में तब्दीली और तसलसल, ये आपको सिंपल जुमले हैं लेकिन आपको बहुत डिटेल में सोच समझकर, जो भी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, मेन बॉडी है या कंक्लूज़न है, बहुत सोच समझकर लिखना है। कैसे लिखना है थोड़ा सा नीचे हम बात करेंगे। इसमें अगर हम बात करते हैं कि जब हम आप एसए के लिए तैयारी करें, सबसे पहले आप न्यूज़पेपर को बढ़िया से पढ़िए, जितने भी खासतौर से एडिटोरियल्स जो है उसको आप बहुत बढ़िया से पढ़ सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको एडिटोरियल वगैरह नहीं मिल पाता है, अगर पेपर को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है स्टडी सर्कल का, उसका लिंक मैं आपको इनबॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे ज्वाइन भी कर सकते हैं और काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री वीडियो जो एसए से रिलेटेड है उसको देखिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें डॉक्यूमेंट्री में होती है। एसए के लिए प्रीपेयर नोट्स को तैयार करिए और एसए राइटिंग का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपके लिए ज़्यादा मुश्किलें न खड़ी हो। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोगों ने एक बात किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के बारे में। तो जब हम एसए लिखेंगे ना, तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहला क्या, आपका इंट्रोडक्शन। जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो बेटी पढ़ाओ और बेटी इसी के साथ साथ बचाओ में जो ख़ास चीज़ है ना, बहुत बेसिक, उसको आपको डिफ़ाइन करना है वहाँ पे। और जब आप इंट्रो करेंगे ना, तो इंट्रो में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी शॉर्ट में, जो आपका मेन सेंट्रल आइडिया है, जो आप वहाँ पे देना चाहते हैं, शॉर्ट में वो चीज़ें भी आपको वहाँ पे आ जानी चाहिए। इसी के साथ साथ जब आप इंट्रोडक्शन को लिखते हैं तो बहुत ही प्रॉपर वे में उसकी शुरुआत करें, उसका जो बिगनिंग हो काफ़ी बेहतर तरीके से और वो इम्पैक्टफुल हो, जो इन्विजिलेटर है, जो भी चेक करने वाले, उसके माइंड के ऊपर वो असर करे और लगता है कि ये रैशनल है, इम्पैक्टफुल है और जो चीज़ें हैं वो लॉजिकल वो बात कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन से ही जो चेक करने वाला होता है बहुत सारी चीज़ों को वो समझ लेता है कि ये ऐसे जो लिखा गया है वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं कि जब मेन आप सेंट्रल आइडिया को लिखेंगे
तो उसमें जो भी प्रोविज़न्स वगैरह है, सबसे पहले तो ब्रीफ में उन चीज़ों को हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, और उसी के साथ साथ जो भी प्रोविज़न्स वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट ने जो भी प्रोविज़न्स वगैरह लाए हैं, उस प्रोविज़न को आपको डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और उसी के साथ साथ उस स्कीम से रिलेटेड जितने भी सर्वे वगैरह आए हैं, या इसी के साथ साथ जितनी भी रिपोर्ट वगैरह आई हैं, अगर वो रिपोर्ट को आप पेश करते हैं तो आपके लिए और भी वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसी के साथ साथ कि वी मस्ट हैव फैक्ट्स टू क्रिटिसाइज़ और सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट्स। जो भी आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो उसको आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए आपके पास फैक्ट होना चाहिए। तथ्य के बेसिस पे आपको बात करना है। विदाउट तथ्य, जो भी विदाउट फैक्ट आप यहाँ पे बात नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, वो है आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स। एंड विद द पॉजिटिव नोट, एज डिस्पाइट द फेल्यूर द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट वाज नोबल कंसर्निंग दिस कैंपेनिंग, डोंट टेक अ पेसिमिस्टिक स्टैंड। देखिए, ये जो होगा ना, जब आप कंक्लूज़न लिखेंगे, जब अपना व्यू पॉइंट लिखेंगे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के जो भी स्कीम है, स्कीम भले उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा हो, लेकिन उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट में आपको बात करना है। और आपको ये दिखाना है कि जो गवर्नमेंट ने इस स्कीम को जो लाया था, उसका पॉजिटिव इंटेंट था, लेकिन वो उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब नहीं रहा है। तो आप डायरेक्ट नेगेटिव चीज़ों को बात नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और कंक्लूज़न में वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूज़न, ये तीनों को बहुत बढ़िया से आपको ऑर्गेनाइज करके लिखना होगा। तो अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपके आरसीए का सब्जेक्टिव पार्ट हो या ऑब्जेक्टिव पार्ट हो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और उसी के साथ साथ आपको कोई ज़्यादा दिक्कत हो या कन्फ्यूज़न हो तो मैं टेलीग्राम लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और जो भी क्वेरी हो आप उसको पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आप मेरे यूट्यूब से जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन, थैंक यू सो मच।